नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है पुनर्जागरण के प्रभाव। हम पुनर्जागरण का अर्थ, परिभाषाएं, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहली कक्षाओं में इससे पहले। लेकिन आज हमें पढ़ना है पुनर्जागरण के प्रभाव क्या हुए। पुनर्जागरण का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा। सर्वप्रमुख साहित्य के क्षेत्र में, उसके पश्चात कला, विज्ञान, भौगोलिक अनुसंधानों के क्षेत्र में इसका प्रभाव सर्वाधिक रहा है। अब आते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में। पुनर्जागरण से पहले साहित्य में केवल लैटिन और यूनानी भाषाओं में ही साहित्य की रचनाएं की जाती थी, किंतु इसके बाद पुनर्जागरण काल में देसी भाषाओं में, देशज भाषाओं में साहित्य का सृजन किया जाने लगा, जिसमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश, जो कि आदि बोलचाल की भाषाएं थी, उनमें होने लगा। इस काल के जो साहित्य था उसकी विषय वस्तु भी धर्म या धार्मिक स्थानों पर मानसिक जीवन को महत्व दिया जाने कम लगा। इसके स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके क्रियाकलापों को ज़्यादा महत्व इस समय दिया जाने लगा। अब आते हैं हम इटालियन साहित्य। इसमें प्रमुख रचनाकार रहे दांते, पेट्रार्क और बोकासियो, जो कि बहुत ही जाने माने साहित्यकार रहे हैं। दांते की प्रसिद्ध रचना है डिवाइन कॉमेडी। यह आत्मा की नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वृत्तांत है। दांते की अन्य रचनाओं में बीता नाव दे मोनार्किया प्रमुख है। दूसरे साहित्यकार फ्रांसिसो पेट्रार्क हैं, जिन्हें मानववाद का पिता कहा जाता है। वह प्रेम गीतों के कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में प्रकृति और मनुष्य के हर्षों एवं विषादों का मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने सानेटो नामक 14 पंक्तियों का गीत भी लिखा। महत्वपूर्ण इटालियन साहित्यकार हैं बोकासियो। इन्हें लैटिन गद्य का पिता कहा जाता है। डेकेमरॉन इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें 100 कहानियों का संकलन है। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण साहित्यकार, फ्रांसीसी साहित्यकार। फ्रांसीसी लेखकों में फ्राइसट, विलो, रेवेलास, मोंटे की रचनाएं अधिक विख्यात हैं। रेवेलास ने हास्य और व्यंग विषय से लेखन किया। उसने सशक्त एवं ओजस्वी फ्रेंच भाषा में महान गारगंतुआ का महान जीवन की रचना की। इसके बाद आता है अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य की महान विभूति है चौसर, जिन्हें अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। कैंटरबरी टेल्स उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। दूसरे साहित्यकारों में टॉमस मूर, जिन्होंने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इंग्लैंड में व्याप्त जनजीवन में सामाजिक बुराइयों को उजागर किया है। एक और साहित्यकार हैं एडमंड स्पेंसर। उन्होंने फेरी क्वीन की रचना की। इस काल में इंग्लैंड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साहित्यकारों के नाटक के क्षेत्र में क्रिस्टोफर मार्लो ने इस समय काफ़ी नाम कमाया। उनके नाटकों में टेम्बुरलैन, द न्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फोस्टर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। पुनर्जागरण में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन शेक्सपियर है। शेक्सपियर ने समाज के प्रत्येक वर्ग का
अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया है। उनके नाटकों में ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, ऐतिहासिक नाटकों में हेनरी चतुर्थ और रिचर्ड द्वितीय, सुखांत नाटकों में द मेरी वाइस ऑफ विंडसर, ट्रेवेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट, व प्रेम व रोमांस में रोमियो जूलियट और राजनीति प्रधान जूलियस सीजर बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनके अलावा अन्य भाषाओं में भी इस समय साहित्य की रचना की गई, जिसमें प्रमुख है इरेस्मस, जो कि हॉलैंड के थे। ये मानवतावादी थे। इनकी प्रमुख कृति है या रचना है इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा। इरेस्मस ने बाइबल का शुद्ध अनुवाद भी किया। स्पेन के साहित्यकारों में सर्वेंटीज का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने डॉन क्विक्सोट नामक पुस्तक की रचना की और पुर्तगाल में कैमोन्स ने लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। तो ये तो थे पुनर्जागरणकालीन साहित्यकार। अब कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का? सर्वप्रमुख चित्रकला के क्षेत्र में पड़ा। यह पुनर्जागरण काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। जियोटो ने इस काल में परंपरागत बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। इस समय के अनेक चित्रकार हुए, जिनमें लियोनार्डो दा विंची, वह बहुत ही प्रतिभा का धनी था। वह एक कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, सैनिक, इंजीनियर और शरीर रचना शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था। वह एक चित्रकार के रूप में उसे सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सम्मान मिला। मोनालिसा और लास्ट सफर उसकी सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं। उसकी चित्रकला की मुख्य विशेषता प्रकाश और छाया, रंगों का चयन, शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन। एक प्रमुख चित्रकार हुए माइकल एंजेलो। इन्होंने संगमरमर को तराश कर दाऊद और मूसा की विशाल मूर्तियां बनाई थी। संत पीटर के गिरजाघर की भीतरी छत पर भी उसने 5 वर्षों तक साधना के साथ चित्र बनाए। वे आज भी लोगों के लिए विस्मय के वस्तु बने हुए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय। इसे बनाने में उन्हें लगभग 20 वर्ष लगे। एक महत्वपूर्ण चित्रकार है राफेल। इनके चित्रों में भक्ति और सौंदर्य का अपूर्व समन्वय था। कोलाना मेडोना उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति रचना मानी जाती है। इसके बाद आता है स्थापत्य कला, मूर्तिकला। मूर्तिकला में फ्लोरेंस का मूर्तिकार दोनातेलो प्रसिद्ध था। उसने मानव जीवन विषय पर अनेक मूर्तियां बनाई। उनकी द्वारा निर्मित वेनिस के संत मार्क की आदमकद मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक और अन्य मूर्तिकार रहे लॉरेंजो गिबर्टी। इन्होंने भी फ्लोरेंस के गिरजाघर के 2 दरवाज़ों पर जो अद्भुत नक्काशी का काम किया, वह गिबर्टी की ही देन है। इस काल में संगीत के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण ने एक नई दिशा प्रदान की। अब आता है विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। विज्ञान के भावना ने भी इस समय अपने चरम पर पहुंची और जिससे प्रारंभिक वैज्ञानिक उपलब्धियां खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लगभग 100 वर्ष के पूर्व मिस्र के यूनानी खगोलशास्त्री टालेमी ने यह मत प्रकट किया था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ईसाई चर्च ने भी इस सत्य को मान लिया, परंतु जब पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने दृढ़ता से ये कहा कि सूर्य हमारे इस ग्रह मंडल की नाभि है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु बाद में जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने
कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार इसी समय किया। देकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक था जिसने विज्ञान के क्षेत्र में संदेह और तर्क पर बल दिया। उसकी सबसे बड़ी खोज थी बीज गणित का उपयोग ज्योमेट्री में कैसे किया जाए। न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इसी समय दिया और विलियम हार्वे ने पता लगाया कि हृदय रक्त को धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फेंकता है और शिराओं द्वारा वापस लेता रहता है। इन सब खोजों से विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसी समय भौगोलिक अनुसंधानों के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। वहाँ के राजकुमार हेनरी ने प्रारंभिक खोज यात्राओं को प्रोत्साहित किया। पुर्तगाल के जो कि राजकुमार थे। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, उसकी खोज की थी। अब आते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या रही। नंबर 1, इससे स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। नंबर 2, मानववाद का विकास हुआ। नंबर 3, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हुआ। नंबर 4, सहज सौंदर्य की उपासना में बढ़ोतरी हुई। और नंबर 5, देशज भाषाओं का विकास हुआ। अब आता है पुनर्जागरण का महत्व। तो इससे तर्कवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, आधुनिक विज्ञान और कला को जन्म दिया। इसने भौगोलिक खोजों में, आंदोलन में वृद्धि हुई, अन्वेषणों में, खोजों में। नंबर 4 के बाद नंबर 5 आता है राष्ट्रीय चेतना का विकास इससे हुआ। इसने बौद्धिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। और अंत में है इससे मानववादी शिक्षण संस्थाओं का उदय हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में एक नई ज्ञान पिपासा पैदा की, तर्क प्रतिष्ठित किया, विचार स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया और भौतिकवाद का मार्ग प्रशस्त किया। पुनर्जागरण कालीन विचारधारा ने भविष्य में धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, राष्ट्रीय राज्य के उदय तथा पूंजीवाद और मध्यम वर्ग के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये था हमारा पुनर्जागरण। धन्यवाद विद्यार्थियों।